हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। इट मींस आज हम मैराथन कवर करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी का एक सब्जेक्ट है फिफ्थ सेमेस्टर का, बीकॉम का। उसकी रिवीजन करेंगे और बहुत जल्दी सारा ही हो जाएगा, ये डेफिनेटली श्योर है। कोशिश मेरी पूरी रहेगी जल्द से जल्द वीडियो को ख़त्म करें और पूरे अच्छे तरीके से आपको समझाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने है एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। तो ये एक प्रोसेस है दैट स्टार्ट्स एंड ऑपरेटिंग अ बिजनेस विद द एम ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। ऑब्वियस ही बात है कि एंटरप्रेन्योरशिप भी एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें हम प्रॉफिट कमाने के लिए उसको शुरू करते हैं। और मेनली इसमें एक मेन चीज़ आपको देखनी है कि इसको जो रन करने वाला पर्सन होता है वो एक एंटरप्रेन्योर होता है। और वो एंटरप्रेन्योर कौन होता है सर? वो एंटरप्रेन्योर वो एक पर्सन होता है जिसमें इनोवेशन कैपेबिलिटी हो, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी हो, और जिसको कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस को लेकर आगे बढ़ने की आदत हो। वो पर्सन अगर कोई बिजनेस शुरू करता है और उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ कवर हो जाती है जो मैंने बताई, उस बिजनेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप का नाम दे देंगे। और जिसने उसको रन किया, दैट पर्सन इज कंसीडर्ड एज एंटरप्रेन्योर, राइट। तो एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो इनिशिएट करता है या मैनेज करता है या जो कहता है कि मैं रिस्क लेकर अपने बिजनेस को शुरू करना चाहता हूं, वो पर्सन माना जाता है एंटरप्रेन्योर। और जिस बिजनेस को वो शुरू कर रहा है दैट इज कम अंडर द एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है, अब उसके बारे में डिटेल में उसके कुछ फीचर्स हैं, राइट। तो सबसे पहले इनोवेशन। एक एंटरप्रेन्योर वही पर्सन होता है जिसमें कोई ना कोई नई कैपेबिलिटी होती है किसी नई चीज़ को बनाने की। मतलब चाहे वो पुरानी चीज़ को नया बना दे या कुछ नया ही ऐसा बनाए जो सबको अच्छा लगे। दूसरा है रिस्क टेकिंग। एक ऐसा एंटरप्रेन्योर होता है जो हमेशा, मतलब एंटरप्रेन्योर अगर आप बात करो तो वही एक पर्सन होता है जिसमें रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है। मतलब जो रिस्क से डर गया वो एंटरप्रेन्योरशिप में कभी एंटर ही नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट आता है विजन। विजन एक अगर हम बात करें तो विजन का मतलब होता है एक ब्लूप्रिंट बना के रख लेना कि मैंने कहाँ तक पहुँचना है। मतलब एक लास्ट स्टेज तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक एम होता है जो हमने पूरा करना होता है। तो सिमिलरली एंटरप्रेन्योर एक वही पर्सन होता है जिसके अंदर एक क्लियर विजन होता है कि भाई साहब हमने वहाँ तक पहुँचना है, और दूसरा उसके अंदर ये भी कैपेबिलिटी होती है कि वहाँ तक कैसे पहुँचना है और कितने रिस्क और कितने रिटर्न्स लेने हैं उसने रास्ते में, ये भी उसको देखना होता है। नेक्स्ट आता है प्रोएक्टिवनेस। प्रोएक्टिवनेस की अगर मैं बात करूं तो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना। अगर कोई पर्सन हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर है तो वो हमेशा एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम अगर करना चाहता है तो उसके अंदर कौन सी कैपेबिलिटी होनी चाहिए? प्रोएक्टिवनेस। यानी उसका एक फीचर है प्रोएक्टिवनेस, जिसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमेशा रेडी रहना है, अपॉर्चुनिटीज़ को हमेशा हासिल करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट आ जाता है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब हो जाता है कि आपने कोई भी इन्वायरमेंट हो, जैसी भी सिचुएशन हो, उसमें घबराना नहीं है और अपने आप को आगे ही आगे बढ़ाते हुए उस चीज़ को चेंज कर यानी उस चीज़ को अपनी अंदर अडेप्ट कर लेना है। यानी अगर कोई चेंज आता है उससे ये नहीं कि भागना है, उसको मानकर, उसको देखकर, उसको समझकर उसको अडेप्ट करने की कोशिश करनी है, ताकि अगर हम अडेप्ट अच्छे से कर लेंगे तो हमारा जो नेचर है वो डायनामिक नेचर बन जाएगा, जो कि एक मेन फीचर माना जाता है एंटरप्रेन्योर का। तो ये कुछ 5-6 पॉइंट्स मैंने आपको जो बताए, आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हो। एट द लास्ट मोमेंट जो आपकी रिवीजन है वो आपको काम आएगी अगर आप इन सभी को सुन लोगे। और अच्छी सी बात है कि 5 नंबर में आता है तो 5 हो जाएंगे, नहीं तो अगर आप 5 भी सुन लेते हो तो उसको आगे बनाने की कैपेबिलिटी अब तक आप में आ चुकी है, राइट। वैसे भी लिखे हुए हैं तो आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट, अब कुछ थ्योरीज की बात कर लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। तो कुछ थ्योरीज कवर होती है, जैसे कि इनोवेशन। इनोवेशन थ्योरी का मतलब होता है कि इनोवेटिव बनाना है अपने आप को। मतलब अपना जो मेन मकसद होता है इनोवेशन का, वो मतलब ये, इस थ्योरी का जो मेन मतलब है, जो मेन मोटिव है, वो यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ 2 ही चीज़ों पे डिपेंडेबल है। एक, इनोवेशन के ऊपर फोकस करना, और दूसरा, हर तरह की इनोवेशन को लेकर आना। मतलब इन शॉर्ट मैं ये कहूँ कि इनोवेशन एक तरीके की नहीं होती, इनोवेशन की कैपेबिलिटी भी बहुत से तरीकों की होती है। तो सिमिलरली आपके अंदर इनोवेशन होनी चाहिए कि हाँ, पुरानी चीज़ों को नया बना दिया, वो एक इनोवेशन है। लेकिन अनदर इनोवेशन इज़ दैट कि अगर आप में
एक ही कैपेबिलिटी है कि पुरानी चीज़ों को नया बनाने की आदत है आपको, लेकिन नई चीज़ कैसे शुरू करनी है उसके बारे में नहीं आइडिया, उसको इनोवेटिव कैसे बनाए वो भी नहीं पता, तो वो भी एक कैपेबिलिटी लैकिंग है। तो हर तरह की आपके अंदर इनोवेशन होनी चाहिए, ये थ्योरी उसके ऊपर फोकस करती है, चाहे वो प्रोडक्ट बनाने में है, चाहे वो सर्विस, चाहे वो कोई प्रोसेस है, चाहे वो बिजनेस मॉडल है। ये आपकी ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी है। इस इनोवेटिव थ्योरी का मतलब यही है कि आपने हर तरीके की इनोवेशन को अपने पास रखना है किसी भी तरीके के काम के अंदर, और इसी तरीके से आपका एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस ग्रो हो सकता है। इस थ्योरी का यही मानना है। उसके बाद आते हैं हम अचीवमेंट थ्योरी। अचीवमेंट थ्योरी आपको ये कहती है कि इंडिविजुअल को सजेस्ट करती है कि दे आर मोटिवेटेड बाय द नीड ऑफ अचीवमेंट। देखो, जब उनकी अचीवमेंट्स पूरी हो गई तभी वो क्या हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इस थ्योरी का मानना ये है, यानी इंडिविजुअल को मोटिवेट जो करना पड़ता है ना हमें, वो कह रहे हैं कि मोटिवेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है अचीवमेंट्स। यानी जितनी जल्दी अचीवमेंट्स इंडिविजुअल हासिल करेगा उतना ही वो मोटिवेट होता जाएगा, उतना ही उसका जो बिहेवियर है उसकी ओर ज़्यादा बढ़ेगा और वो काम करने के लिए आगे चलता रहेगा। तो इस थ्योरी का मेन मानना है कि हमने अचीवमेंट मोटिवेशन को ज़्यादा लेकर आना है आगे, यानी थ्योरी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन इसका मेन कॉन्सेप्ट है जो कि कवर किया गया है, जिसमें यही कहा गया है कि you have to target your achievement, you will get motivated anytime और every time, right? चलिए नेक्स्ट आता है स्टेटस विड्रॉल थ्योरी। स्टेटस विड्रॉल थ्योरी का मतलब ये है कि ये एक ऐसा आइडिया एक्सप्लोर करने में मतलब है इसका कि जो आइडिया है हमारा, मतलब यू कैन से दैट, यहाँ पढ़ के देख लो आप, कि एक्सप्लोर द आइडिया दैट एंटरप्रेन्योरशिप मे बी मोटिवेटेड in part or by desire to withdraw from mainstream society and establish their own status and identity। मतलब क्या था सर, स्टेटस विड्रॉल थ्योरी। अरे भाई साहब, जिस जगह रह रहे हो उस जगह को हटा दो थोड़ी देर के लिए और अपने अंदर घुसकर ये देखो कि आपको कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, आप किस तरीके से उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। यानी जो दुनिया ने आपको स्टेटस दिया है उस चीज़ से थोड़ा अलग होकर अपना ऑन स्टेटस रेडी रखो, अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाओ। जब तक आपकी खुद की आइडेंटिटी नहीं बनती, इस थ्योरी का मानना है कि आप अभी तक उस लेवल पे नहीं हो जिस लेवल पे आपको होना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर एक वही पर्सन माना जाएगा वो जो कैपेबिलिटी रखता है अपना खुद का स्टेटस बनाने का, आपकी खुद की एक पहचान और आइडेंटिटी बनाने में जिसमें विश्वास है, वही एक पर्सन एक एंटरप्रेन्योरशिप का विकास कर सकता है। इस थ्योरी ने यही आपको मेन मकसद बताया है कि मोटिवेशन जो लेनी है आपने, वो सिर्फ और सिर्फ चाहे आप अपने स्टेटस से ही ले सकते हो, बट उसके लिए आपको दूसरे के स्टेटस को दूर करना होगा और अपनी एक खुद की आइडेंटिटी के अंदर आना होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट आपको कहा गया है सोशल चेंज। सोशल चेंज का मतलब होता है कि जो सोसाइटी आज में जिसमें आप रह रहे हो उसमें चाहे जैसे भी लोग हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, आप उसके अंदर ज़्यादा मत घुसो, आप खुद का एक सोशल चेंज लेकर आओ। मतलब क्या है कि एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी एक ऐसी होनी चाहिए जो किसी के कल्चर पे खुद, मतलब किसी के कल्चर से चेंज नहीं होनी चाहिए, किसी के सोशल ट्रांसफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन उसमें नहीं आनी चाहिए, या फिर आप कह सकते हो कि आपके अंदर सभी से अलग सोच होनी चाहिए। सिंपल सी बात ये कहने वाली है ये थ्योरी कि सबसे अलग, मतलब आपके अंदर कभी भी नेगेटिविटी वाली सोच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी थिंक्स अबाउट नेगेटिव थिंग्स एज वेल। मतलब सोसाइटी कभी पॉजिटिव नहीं रहने देगी आपको। तो कुल मिला के एंटरप्रेन्योर एक सोशल चेंज पर्सन होना चाहिए जो सोसाइटी के मैटर्स को ज़्यादा सीरियसली ना लेकर अपने अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ाकर सोशल चेंज की ओर बढ़े। क्योंकि सोसाइटी चेंज तभी हो पाएगी जब वो खुद को अच्छे से उस चीज़ में हैंडल कर पाएगा और आगे बढ़ा पाएगा। इन शॉर्ट, वो एंटरप्रेन्योर की कैपेबिलिटी तभी अपने अंदर लेके आ पाएगा जब तक वो अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस और सोशल चेंज जैसी कैपेबिलिटी को नहीं लेकर आता। इस थ्योरी का मानना ये है। नेक्स्ट आता है सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर की थ्योरी आपको ये कहती है कि हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद सोशल। अब मैंने अभी बात कही, आप कैसे अपने साथ वालों से इंटरेक्ट करते हो, सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। आप कैसे उनके कल्चर को सपोर्ट करते हो, कैसे अपने नेटवर्क्स और रिलेशनशिप बना के रखते हो, और कैसे बाकी के जो फैक्टर्स हैं, मतलब जो सक्सेस है, आपको अफेक्ट नहीं करती। आपकी खुद की फोकस आपको ध्यान रखना पड़ता है। मैंने जो ये वर्ड कहा, मतलब क्या है कि दूसरों की सक्सेस के ऊपर आपको कुछ सीखना है, अफेक्ट नहीं करना अपने आप को। इन शॉर्ट, आपको खुद की सक्सेस से मतलब होना चाहिए कि आपने कहाँ तक पहुँचना है और कैसे पहुँचना है। यानी दूसरों के इंटरेक्शन इतने इफेक्टेबल नहीं होने चाहिए जो आपको नुकसान मतलब आपकी जो कैपेबिलिटी है उसमें डाउनफॉल लेकर आए। और दूसरी बात, आपको दूसरों से इंटरेक्शन कैसे बनाना है,
मतलब उनका इंटरेक्शन आपके ऊपर ज़्यादा इफेक्टेबल नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कैसे रहना है ये भी आपको देखना पड़ेगा, मतलब इन शॉर्ट सोशल नॉर्म, कल्चर, बिहेवियर्स, ये सब चीज़ें आपको मैनेज करके चलनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद एक आखिरी ये रहेगी, वो एक बार रीड आउट कर लेना। मैंने मेन 5 बता दिए आपको जो आपको मेनली लिख कर आनी है एग्जाम्स के अंदर, राइट। अब बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी कह लो कि फैसिलिटी, एक तरीके से एक वुमेन इनिशिएटिंग और एक वुमेन इनिशिएटिंग प्रोग्राम कह सकते हो आप इसे। मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसमें वुमेन को ज़्यादा आगे लेकर जाने की या वुमेन के स्टेटस को ज़्यादा इंक्रीज करने के बारे में कहा गया है। यानी इट इन्वॉल्व्स वुमेन इनिशिएटिंग एंड मैनेजिंग द बिजनेस, और इट एम्स टू क्रिएट द वैल्यू एंड कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी आजकल इकोनॉमी में आपको ये देखने को मिलेगा काफ़ी वुमेन स्टेटस बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि जो आपकी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की पावर है वो आप देखने को मिल रही है। बहुत से ऐसे लेडी मतलब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आपको आजकल देखने को मिलते हैं, जिनके लाइफ लेसन्स बहुत ऊपर है। तो ऑफ कोर्स ये माना जाता है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का होना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, और इसको आगे आगे और ग्रो करने के लिए आपको ये चीज़ पढ़ाई जाती है। तो ऑफ कोर्स इसका रोल जो है वो इनिशिएटर्स और मैनेजर के वे में सबसे पहले कवर में आता है। यानी आप इसके रोल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हो और इससे अपनी इकोनॉमी को और डेवलप करना चाहते हो, और जो वैल्यूज़ आजकल कमी है जिसके अंदर कि कौन सी वैल्यूज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से यूजेबल होनी चाहिए आज के टाइम में, और कैसे हम अपनी इकोनॉमी की डेवलपमेंट को ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस केस में भी रूलर मतलब जो हमारा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है वो सबसे आगे है। दूसरे नंबर पे है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स। इसका जो रोल है वो इकोनॉमी डेवलपमेंट और उसकी इनोवेशन में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अकेला जो मैन है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी शायद नहीं भी हो जितनी एक वुमेन के अंदर कैपेबिलिटी है किसी चीज़ को सोचने की और करने की। ऑफ कोर्स इस वजह से इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज़्यादा अफेक्टफुल चीज़ें नज़र आएंगी। नेक्स्ट आता है जॉब क्रिएटर। अब अगर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को हम बढ़ावा देंगे तो जॉब्स भी बढ़ने का चांस हो सकते हैं ज़्यादा। जितने वुमेन्स अपने आप को एंटरप्रेन्योर के अंदर लेकर आएंगी, एंटरप्रेन्योरशिप लेकर जाएंगे, ऑफ कोर्स उतने ही जॉब्स में ज़्यादा बढ़ावा होने का चांस है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतने ही हर एक सेक्टर में बढ़ने के ज़्यादा चांस है। हर एक एरिया में वुमेन को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, और इससे आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ऑटोमेटिकली और इकोनॉमिक ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली बढ़ने वाली है। नेक्स्ट है डाइवर्स पर्सपेक्टिव। डाइवर्स पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा आप वुमेन के एरिया को लेकर आने की कोशिश करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी क्रिएटिविटी आपको नज़र आएगी कि बहुत ज़्यादा चेंजेस उसमें देखने को मिले हैं, और कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं जो आप पहले रेसिस्ट करते थे उसको अडेप्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो ऑफ कोर्स जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है उसके आने से काफ़ी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और अडेप्टेबिलिटी भी आपको देखने को मिल सकती है। एंड देयर आफ्टर आता है इंस्पिरेशनल फिगर। और जब एक वुमेन स्टैंड आउट करती है ना तो उसके बेसिस पे हम ये बात कह सकते हैं कि इंस्पिरेशनल तो आपको देखने को मिलेगा सब कुछ। यानी एक तरीके से उसको देखने के बाद बहुत से लोग ऐसे इंस्पायर हुए हैं जो शायद पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे उस चीज़ को करने का। तो एक भी अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर है आज के टाइम में जो सक्सेसफुल है, उसको देखकर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लेसन मिल रहा है और इंस्पिरेशनल फिगर्स वो बनकर सामने आ रही है। तो बहुत से ऐसे रोल आपको देखने को मिलेंगे और भी। तो बस ये मैं आपको कहूँगा कि कंट्रीब्यूशन और रोल बिल्कुल सेम है। मैंने अलग अलग ज़रूर लिख दिए लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर सेम रहेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होने के बावजूद भी प्रॉब्लम्स फेस करने पे आपको देखने को मिलेंगी। कौन सी प्रॉब्लम्स आज आ रही हैं? सबसे पहले जेंडर बायसनेस। अब मानो ना मानो तो वुमेन और मेन में तो थोड़ा सा तो डिफरेंस है ही ना। तो जेंडर बायसनेस आजकल हर किसी एरिया में तो आपको देखने को फिर भी मिल रही है। चाहे जितना मर्जी हम लोगों को समझा ले, कुछ ना कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे वुमेन काम नहीं कर सकती। अरे भाई हर जगह आजकल वुमेन काम करने लग गई है। ये बस एक बायसनेस है जो हमें रोक देती है कई बार, राइट। नेक्स्ट आता है लिमिटेड एक्सेस टू फंडिंग। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में इतना पैसा नहीं लगाने की कोशिश की जाती, लेकिन एक्चुअली में आजकल सरकार ने इसकी ओर देखना शुरू ज़रूर किया है, लेकिन फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी की वजह से कई बार हम ज़्यादा बढ़ावा इस चीज़ को नहीं दे पा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आता है सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। अरे भाई आजकल सोसाइटी की सोच चेंज तो बहुत देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम फिर भी नज़र आती है कि कई बार किसी की फैमिली नहीं मानती और कई बार कहीं पे जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पे वुमेन को रखने से पहले सोचना पड़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बात हमें पता है, लेकिन एक प्रॉब्लम फिर भी ये रह जाती है कि सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस जिनको हम
ज़्यादा नहीं कम कर सकते, पर जितना कर रहे हैं उतनी कोशिश है, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी ये रह रही है आज के टाइम में। नेक्स्ट आता है वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि वुमेन, ऑब्वियस सी बात है, वुमेन एक हाउसवाइफ भी हो सकती है, तो उसको घर मैनेज करना पड़ता है, उसको अपने बच्चों को मैनेज करना पड़ जाता है, उसको अपनी खुद की लाइफस्टाइल भी मैनेज करनी पड़ती है, और घर की भी, और ऑफ कोर्स वर्क भी अगर वो कर रही है तो जॉब भी कर रही है, तो वहाँ पे भी उसको मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए कई बार हम ये कह सकते हैं कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के केस में हम वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो कि एक मैनेज करना चैलेंज रह जाता है आज के टाइम में। एंड द लास्ट वन इज ओवरकमिंग स्टीरियोटाइप का मतलब ये होता है कि देयर इज ऑफन नीड टू नेविगेट एंड चैलेंज स्टीरियोटाइप्स इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। ऑफ कोर्स स्टीरियोटाइप तो आपको पता ही है क्या है, मेनली इसकी भी प्रॉब्लम आज के टाइम में एक कॉमन नॉर्मल चीज़ है जो हर तरह के बिजनेस में आपको देखने को मिलेगी कि यार ये चीज़ नहीं करनी है, या फिर इन शॉर्ट कह लो तो मिथ बने हुए हैं कि वुमेन को इस फील्ड में नहीं रखना, या इस फील्ड में वो काम नहीं कर सकती। ये सिर्फ एक मिथ बनकर रह गया है, लेकिन फिर भी ये मिथ कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, राइट, दैट्स इट। तो अब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं कि वुमेन के अंदर, वुमेन बिजनेस होने से क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। इकोनॉमिक में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जितनी वुमेन्स आजकल आ रही हैं इकोनॉमी में, उतना ही आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी सबसे पहले तो। दूसरे नंबर पे है डाइवर्स जॉब अपॉर्चुनिटी, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। थर्ड नंबर पे आता है मार्केट इनोवेशन। अरे भाई, पहले हम अकेले मर्द, यानी एक अकेला मैन जो थे वो क्या कर रहे थे, इनोवेशन के एरिया में काम कर रहे थे, लेकिन अब वुमेन भी अपने आइडियाज़ लेकर आएगी तो क्या होगा, ऑफकोर्स इनोवेशन में इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट आता है ग्लोबल पार्टिसिपेशन। ऑफ कोर्स अब ये भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि पहले एरिया में काफ़ी, एक एरिया में अगर हम बात करें जहाँ पे वुमेन का रोल ही नहीं होता था, वहाँ पे अब वो पार्टिसिपेशन आ रही है, तो पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल नेटवर्क बहुत इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा इस केस में भी, और नेटवर्क एक्सपेंडिंग आपको देखने को मिलेगी विद द हेल्प ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। लास्ट वन आता है एंटरप्रेन्योरल एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आजकल देखने को मिल रही है वुमेन्स के अंदर। यानी पहले जो इतना हम सोचते थे कि वो डिपेंडेंट है अपने मेंस के ऊपर, लेकिन फाइनली आज हम ये भी देखने को कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी अगर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती है, क्या, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। दैट्स इट। चैलेंज हो गया या प्रॉब्लम्स हो गई, एक तरीके से ये सेम चीज़ है, मैंने कुछ चीज़ों को अलग रखा है, लेकिन फिर भी आप अगर चाहो तो इन पॉइंट्स को कवर ना करके प्रॉब्लम्स को ही चैलेंज के अंदर लिखकर आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब कुछ रोल दिए हैं गवर्नमेंट ने भी इसके अंदर, जैसे कि पॉलिसीज़ बनाकर, ठीक है, कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी दी है गवर्नमेंट ने, उसके बाद कुछ सपोर्टिव इकोसिस्टम रखा है जहाँ पे सिर्फ वुमेन्स की नीड को ज़्यादा बढ़ाया गया है, और ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि वुमेन्स की जॉब्स को ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश की गई है किसी एरिया के अंदर। नेक्स्ट आता है एड्रेसिंग द बायसनेस। अब बायसनेस के ऊपर भी ध्यान देने की कोशिश की गई है कि जितना हो सकता है डाइवर्सिफिकेशन इन्वायरमेंट को ज़्यादा इंक्रीज किया जाए, और वुमेन और मेंस के बीच में जेंडर बायसनेस की जो सोच है उसको कम करके वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को मतलब उसकी जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो बिजनेस है उसको इंक्रीज किया जाए, ये कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की ओर से। एड्रेसिंग बायसनेस, यानी वो बायसनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश हो रही है उनकी। और द लास्ट वन इज एजुकेशन। जब तक वुमेन पढ़ेगी नहीं तो आगे बढ़ेगी नहीं, ऑफकोर्स ये लिखा गया था, लेकिन ऑफकोर्स अब वुमेन की अगर एजुकेशन के ऊपर हम ध्यान दे देंगे तो ऑफकोर्स उनको भी पता है कि क्या करना सही है। तो अगर वुमेन भी अच्छे से एजुकेटेड हो जाए जितना मैन हम सोचते हैं, और उनकी भी स्किल्स डेवलपमेंट हो जाए, तो आजकल रेलवे के एरिया में भी आपको देखने को मिलेगा कि वुमेन काम करने लग गई है। ऐसा मतलब ये नहीं है कि हम ये कहने की कोशिश, मतलब ये है कि हर एरिया में आजकल वुमेन ने रोल दिया है। ये नहीं कि वो वर्कर है, चाहे वो लेबर है, चाहे वो कोई बिजनेसमैन है, चाहे वो कोई एक सीईओ ही क्यों ना हो, हर एरिया में आजकल वुमेन का रोल बढ़ चुका है, और गवर्नमेंट ने भी इसमें काफ़ी सपोर्ट किया है हर तरीके से, ठीक है जी। तो बस ये है आपका वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बाद एक छोटा सा डिफरेंस है जिसके अंदर आप बात करोगे सोशल एंड कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप की। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो ये सिर्फ सोसाइटी और एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर फोकस करने के लिए इसका मेन फोकस होता है, मतलब इसका मेन एरिया होता है। लेकिन कमर्शियल का मतलब होता है हमने अपना प्रॉफिटेबल अप्रोच देखना है, यानी हमें नहीं मतलब सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं, हमें फाइनेंशियल रिटर्न्स चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये होता है। सोसाइटल एंटरप्रेन्योरशिप की अगर मैं बात करूं तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, लेकिन कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप में रेवेन्यू जितना ज़्यादा हो सके और कॉस्ट कितनी कम हो सके उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, ताकि प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ने की कोशिश में रहे।
नेक्स्ट आपके पास आता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें एनवायरनमेंट की भी थिंकिंग करनी पड़ती है, हमें कुछ रिस्क सोसाइटी से रिगार्डिंग अगर है उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। पर कमर्शियल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा मैटर करती है। हम फाइनेंशियली कितने डिपेंडेबल है वो देखा जाता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमारी कैसी है वो देखने की कोशिश की जाती है। इन शॉर्ट हम प्रॉफिटेबिलिटी अप्रोच और मार्केट शेयर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। मैंने ब्रीफ में ये 5 पॉइंट्स को बता दिया है, अच्छे से पढ़ लेना, सिंपल क्वेश्चन है, आने की संभावना ज़्यादा है इस बार। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास एक छोटा सा मैंने यहाँ पे जो ग्रीन बॉक्स में रखा है, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग, बिजनेस प्लानिंग। तो कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो बिजनेस प्लानिंग्स के अंदर कवर होते हैं? बहुत बहुत सिंपल है। सबसे पहले है एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ कोर्स जो बिजनेस प्लानिंग होती है वो एक ओवरव्यू होता है, मतलब एक तरीके से हम ओवरव्यू देते हैं कि ये काम करना कैसे है, यानी एक तरीके से गोल्स क्या होने चाहिए मेरे, उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं इसके अंदर। नंबर 2 बिजनेस डिस्क्रिप्शन। प्लान के अंदर हम वो बिजनेस डिस्क्राइब भी करने की कोशिश करते हैं कि हमारा विजन मिशन क्या है, और ऑफ कोर्स गोल तो हमारा है ही, लेकिन ये चीज़ भी हम प्लान के अंदर लेकर आते हैं। बिजनेस प्लान के अंदर तीसरा आता है मार्केट को एनालिसिस करना। जब भी प्लान करोगे तो मार्केट सबसे पहले फैक्टर बनकर सामने आ जाता है कि इंडस्ट्री क्या है, उसके एग्जामिनेशन करते हैं, मार्केट हमारी कौन सी टारगेट में रहेगी, कॉम्पिटिटर हमारे कौन से हैं, इस चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हम अपने बिजनेस के लीगल स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। यहाँ पे मैनेजमेंट कौन सा रहेगा हमारा, कैसा है, किस लेवल पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, हमारे पर्सोनल्स कैसे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ में हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को भी कंसीडर कर लेते हैं। एंड लास्ट वन इज प्रोडक्ट एंड सर्विस। विदाउट प्रोडक्ट एंड सर्विस हमारा कोई काम चल ही नहीं सकता, तो उसकी प्लानिंग भी हमें करनी पड़ती है, उसकी भी क्लियर प्रेजेंटेशन हमें करके बताना पड़ता है कि हमारे कौन से मेन प्रोडक्ट हैं, हमारी कौन सी यूनिक सेलिंग प्रोसीजर्स रहेंगे, कैसे हम सेलिंग्स और डिस्काउंट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया जाए। तो ये हमारे कुछ प्लानिंग्स अप्रोच रहती हैं, यानी ये हमारे मेन बिजनेस प्लान्स के कंपोनेंट्स होते हैं, जो आपको 5 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसे कवर कर सकते हो। अगर लेंथी आता है तो वो भी बनाने की कोशिश आप कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है ईडीपी यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो इसको बढ़ाने के कुछ प्रोग्राम्स किए गए हैं। उनका मेन रोल क्या था या उनका मेन इंपॉर्टेंस क्या थी? तो ऑफ कोर्स उनको इसीलिए बढ़ाने की कोशिश की गई ताकि एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स को ज़्यादा बढ़ाया जाए, इनोवेशन लेकर आई जाए, और इसके साथ साथ कोशिश की गई कि इकोनॉमी में ग्रोथ तभी हो सकती है जब ये सारी स्किल्स को ज़्यादा इंक्रीज किया जाए, इस वजह से इसको लेकर आया गया। नंबर 2 है कि ईडीपी प्ले अ वाइटल रोल इन कल्टिवेटिंग अ माइंडसेट ऑफ इनोवेशन, अडेप्टेबिलिटी, रिस्क टेकिंग, एड्रेसिंग द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ द बिजनेस लैंडस्केप। ऑफ कोर्स ये चीज़ मैंने ऊपर कवर कर दी है, यही चीज़ मैंने बताई है। पहले मैं आप एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स को बढ़ाने के लिए और अपने आप को सेल्फ रिलायंस दिखाने के लिए इसको लेकर आते हो। दूसरे नंबर पे ईडीपी का मेन रोल रहता है कि इनोवेशन को बढ़ाया जाए, रिस्क टेकिंग की कैपेबिलिटी को इंक्रीज किया जाए ताकि लोगों को रिस्क लेने में काफ़ी मुश्किल ना हो, उसको डर ना लगे। ठीक है, क्योंकि मोर द रिस्क मोर द रिवॉर्ड, ये भी आप जानते हो। थर्ड आता है ईडीपी आर रेलेवेंट इन रिड्यूसिंग द अनएम्प्लॉयमेंट। अब ईडीपी मतलब एंटरप्रेन्योरशिप जितनी बढ़ेगी, अब मैंने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी, जब वुमेन्स भी पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे तो उससे क्या होगा? ऑफ कोर्स अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आएगी। नंबर 4 आता है दे ब्रिज द गैप बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल बिजनेस नॉलेज। अब एंटरप्रेन्योरशिप एक क्या है? आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है भाई, आपने कैसे अपने आइडियाज़ को अपने बिजनेस में लगाया और कैसे आपका बिजनेस आपने खड़ा किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस वजह से अगर मैं कहूँ तो ये एक गैप ब्रिज करने में मदद करता है, किसके अंदर? हमारी एजुकेशन क्या हमने ली है और कैसे हमने उसको प्रैक्टिकली यूज़ किया है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी पूरी हमें अच्छे से गैप बिटवीन, मतलब जो गैप है उसको फुलफिल करने में मदद करता है। एंड देयर आफ्टर आता है जो ईडीपी यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं ये रेलेवेंट होते हैं कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज करने के लिए, जो कि एक बहुत ज़रूरी पार्ट माना जाता है अडेप्टेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट के लिए। यानी क्योंकि कल्चर एक बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है जिसके बारे में हमें ध्यान देना ही होगा, इस वजह से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का ये मानना है जब भी हम प्रोग्राम करें तो कल्चर्स एक्टिविटीज़ के साथ इसको ज़रूर लिंक करें ताकि कल्चर डाइवर्सिफिकेशन कभी भी हमारे प्रॉब्लम में ना आए। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है कि इसकी कुछ अचीवमेंट्स रही हैं।
तो मैं ये रेलेवेंस के साथ ही रिलेट करूंगा, तो ऑफकोर्स प्लीज़ इसको कर लेना, कोई इतना मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। जितना मेरे से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैं वो कवर कराने की कोशिश पहले करूंगा। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आने की उम्मीद है इस बार, कि रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है ईडीपी के अंदर। ईडीपी के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने इसको फंडिंग देने की कोशिश की है। क्यों? लोगों मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के, एजुकेशन के एरिया में, मेंटरशिप के एरिया में और फाइनेंशियल सपोर्ट जैसी फैसिलिटीज़ में गवर्नमेंट ने काफ़ी इनको सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से अगर हम कहें तो ईडीपी में ऑटोमेटिकली काफ़ी बढ़ावा देखने को मिला है और रोल ऑफ गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी आया है। Government play a pivotal role in designing and implementing the EDP to address specific need and challenges within their economy. इकोनॉमी के अंदर काफ़ी चैलेंजेस जैसे कि इनोवेशन, जैसे कि चेंजेस जो आ रहे हैं, इकोनॉमिक चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, उसको अडेप्ट कैसे किया जाए, ऐसे कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, या फिर जो नीड्स ज़रूरी है, इनोवेशन कैसे लेके आई जाए, प्रोडक्ट के अंदर चैलेंजेस या कॉम्पिटिटर्स के साथ कैसे डील किया जाए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट है उन्होंने ईडीपी को ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि ये आपको इन चीज़ों से हैंडल करने की मदद करती है। नेक्स्ट आता है देयर रोल इंक्लूड क्रिएटिंग अ कंक्लूसिव कंडक्टिव पॉलिसी एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट एंड इंकरेज द एंटरप्रेन्योरशिप। अब ईडीपी जब आता है तो इसके अंदर एक पॉलिसी रखी जाती है, एक कंडक्टिव पॉलिसी एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, जिसमें हम एंटरप्रेन्योर्स को लेकर आते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप जैसी चीज़ को यानी बिजनेस को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं हर एक लेवल पे, ताकि इसका सपोर्ट हर एक पर्सन को मिले और इसमें बढ़ावा ज़रूर हो। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट एंश्योर्स इंक्लूसिविटी बाय रीचिंग अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स एंड फोस्टरिंग डाइवर्सिटी इन द एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। मतलब क्या था, गवर्नमेंट का ये भी इसमें प्रोग्राम रहा है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इसलिए भी बढ़ाए क्योंकि जहाँ तक लोग अभी सोच भी नहीं रहे हैं उन लोगों तक भी इस चीज़ को ज़्यादा इंक्रीज करके हर एक पर्सन जो एक सेल्फ रिलायंस कर सकता है वो भी इस चीज़ में आगे बढ़े और अपने कुछ आइडिया के साथ इस इकोनॉमी में अपना सपोर्ट ज़रूर दे। इस चीज़ में ये भी ध्यान दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट ने मॉनिटर और इवेल्युएट किया है हर एक चीज़ में कि ईडीपी का क्या इम्पैक्ट है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, ताकि इसके रिगार्डिंग स्ट्रेटजीज़ को आगे लेकर जाया जाए और इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के कुछ रोल्स रहे हैं जो इसमें ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। अब इसके कुछ 5 फेसेज है जिनको आपने ध्यान में रखना है। कौन से ऐसे 5 फेसेज है जो ईडीपी के अंदर आते हैं? नंबर 1 है आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन। सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स कौन से होंगे सबसे अच्छे, और उसके बाद सिलेक्शन करना है उनका कि उनके बिजनेस आइडियाज़ कैसे हैं, उनकी कमिटमेंट्स कैसी हैं, उनकी फिजिबिलिटी कैसी है, उनके बेसिस पे। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। जो भी हम सिलेक्ट करेंगे फिर उनको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स और नॉलेज के रिगार्डिंग और किन टूल्स का अच्छे से इस्तेमाल कैसे करना है उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट आता है बिजनेस प्लानिंग। दैट इसके अंदर क्या किया जाता है, असिस्ट किया जाता है एंटरप्रेन्योर्स को कि आप एक बिजनेस प्लान क्रिएट करिए, क्योंकि आपके बिजनेस में सबसे पहले आपको बिजनेस प्लान ही मेंटेन करके चलना पड़ेगा। उसमें क्या क्या होना चाहिए, मार्केट एनालिसिस, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस और ऑपरेशन स्ट्रेटेजीज आप बना के दिखाइए, ताकि आपको इन चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए इंक्रीज किया जाए और आपके माइंडसेट को आगे इन चीज़ों में लगाया जाए। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड लॉन्च। अब जब एंटरप्रेन्योर्स इस सभी लेवल को पार कर चुके हैं तो ऑफकोर्स क्या होगा, बिजनेस प्लान को हम एक्शन में बदल देंगे। जो भी एंटरप्रेन्योर्स ने अपने बिजनेस प्लान्स क्रिएट किए होंगे वो इस प्लेस पे आकर अपने सारे प्लान्स को लॉन्च कर सकते हैं, यानी अपना एक बिजनेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और जब उनका ये बिजनेस अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाएगा तो उसको मॉनिटर करने का काम सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक स्टेबल नहीं रहेगा, कोई चीज़ स्टार्ट अच्छे से नहीं करेगी, उसको मॉनिटर अच्छे से हम नहीं करेंगे तो हो सकता है वो शुरू तो हो जाए लेकिन स्टेबल ना रहे। तो उस चीज़ के लिए हमें मॉनिटर भी करना पड़ेगा उस चीज़ को। तो ये 5 फेसेस के जरिए अगर हम बात करें, हम ईडीपी में काम करते हैं, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स को सिलेक्ट करने से लेकर उनके बिजनेस की शुरुआत तक हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर दिया है तो उसके ऊपर ज़रूर फोकस कर लेना कि लेटेस्ट इनोवेशन सर्विस सेक्टर में कौन से रही हैं। तो सबसे पहले डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है आज के टाइम में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश की गई है हर सर्विस सेक्टर के अंदर। कॉन्टैक्टलेस, जबकि कोविड-19 आया था तो कॉन्टैक्टलेस चीज़ों को यानी रिमोट सर्विसेज को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई थी। वर्चुअल इवेंट्स किए गए थे जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई थी कि आने वाले टाइम पीरियड में कभी भी ऑनलाइन एजुकेशन एक सेफ बेस भी बना जा सकता है। नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। हमने कोशिश ऐसी भी की थी कि हर तरीके से कस्टमर को ऑनलाइन बेसिस पे
या फिर कह लो कि कैसे सेटिस्फेक्शन दी जाए वर्चुअल बेसिस पे भी, और स्ट्रीमिंग सर्विसेज अच्छे से देना, और फिटनेस ऐप वगैरह जैसी चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश की गई थी इसके अंदर। यानी एक तरीके से ऐसी इनोवेशंस हमें देखने को मिली हैं सर्विस सेक्टर के अंदर। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, एआई जैसी चीज़ें भी आ गई हैं आज के टाइम में, चैटबॉट्स जैसे आप देखने को मिलोगे। तो ऑफकोर्स सर्विस सेक्टर में इन सब चीज़ों को बढ़ाया गया, और ये सब चीज़ें इनोवेटिव चीज़ों में आपको देखने को मिलेंगी आज के टाइम में। तो ये आप 5 चीज़ें लिख कर आ सकते हो और इसको एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आप चाहो तो, क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर, राइट। तो क्वालिटीज़ क्या है ये वैसे मैं ऊपर कवर कर चुका हूँ एंटरप्रेन्योर्स की करैक्टरिस्टिक्स में। फिर भी आप एक बार देख लेना कि टाइम मैनेजमेंट, कस्टमर फोकस, इनोवेटिव माइंडसेट, लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, विजनरी थिंकिंग होनी चाहिए। तो ऑफकोर्स ये सब चीज़ें करैक्टरिस्टिक्स में कवर हो गई हैं। फिर भी इस चीज़ को अच्छे से देख लेना और समझ लेना। दैट्स इट ऑल अबाउट योर एंटरप्रेन्योर्स क्वालिटीज़। तो एक सेक्शन आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। अब हम सेकेंड यूनिट की ओर बढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज MSME के बारे में। हो राइट, चलिए तो बिना ब्रेक के अब लेते हैं थोड़ा सा जल्दी आगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, कल एग्ज़ाम है। MSME सबसे पहले, MSME क्या है? ऑफ कोर्स पहले स्मॉल स्केल बिजनेस होता था, अब MSME का नाम दिया जाता है। दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि उसका जो क्राइटेरिया होता था वो सिर्फ और सिर्फ टर्नओवर बेसिस पे लिया जाता था, लेकिन अब इनको एनुअल सिर्फ पहले इन्वेस्टमेंट बेसिस पे लिया जाता था, अब इसको इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर बेसिस पे भी लिया जाता है। तो इसलिए इसको MSME के नाम पे आज ट्रेडिशनल बेसिस पे नहीं, मॉडर्न बेसिस पे कहा जाता है। तो यू कैन से दैट कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट एक सिमिलर वे में अगर आप इन दोनों में कंपैरिजन करना चाहो कभी, तो यही एक मेन कंपैरिजन माना जाता है जो मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट्स और टर्नओवर वाला। बाकी इसकी कुछ लिमिट्स है वो अच्छे से देख लो, जो आपको ऑब्वियसली पढ़ के जानी है। इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है इसको, अगर आया तो। नेक्स्ट आता है कि MSME जो है उसकी रजिस्ट्रेशन क्या है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अगर मैं बहुत सिंपल वे में आपको बताऊँ ना, तो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा नहीं आपको, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने लिख दिया जो लिखना था। मैं आपको सिर्फ 5 पॉइंट्स की समरी देने वाला हूँ कि आप उद्यम साइट पे जाओगे, ठीक है। उद्यम साइट पे जाके आप अपना आधार कार्ड नंबर, एंटरप्रेन्योर अपना नाम डालेगा, उसको वैलिडेट करेगा और OTP आएगा, उसकी जो मेन उसने डिटेल्स दी होंगी। OTP को एंटर करने के बाद वो एक नेक्स्ट पेज पे जाएगा जिसमें वो अपने सारे बिजनेस की आइडिया देगा थर्ड स्टेप के अंदर, कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, उसका टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताएगा, ऑर्गेनाइजेशन का पैन उसने बनवाया होगा, उसका पैन नंबर वो देगा। उसके बाद पैन के डिटेल्स के बाद अगर बिजनेस में कोई मतलब कोई एक्स्ट्रा, मैं ये कहूँ कि उसने कोई डिटेल है, इसेंशियल डिटेल उसको लग रही है, तो वो उसको फिल करनी पड़ेगी कि कहाँ पे है बिजनेस या क्या उसका मेन मोटिव है, ये सब चीज़ें। एंड द लास्ट वन, फोर्थ स्टेप में आपको बताना पड़ेगा कि फोर्थ स्टेप में आपके पैन की वेरिफिकेशन की जाएगी जो आपने बनवाया था, और उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको फॉर्म जब पूरा हो जाएगा तो वो एक डायलॉग बॉक्स के जरिए आपको दिखाया जाएगा कि आपने क्या क्या भरा है उसके अंदर। फिर आपको उसको चेक करना है और अपनी पर्सनल डिटेल्स उसमें बाकी जो बची होंगी वो फिल करने के बाद आपको दैट्स इट उसको इन शॉर्ट दे देना है, एक तरीके से भेज देना है। एंड उसके बाद क्या होगा, थोड़े समय बाद अगर मैं कहूँ कि इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई, पहले मैं वो कवर कर देता हूँ कि बिजनेस डिटेल्स के बाद क्या होगा। बिजनेस डिटेल्स के बाद जब पैन वेरीफाई हो जाएगा ना, तो पैन वेरीफाई के बाद आपको पूछा जाएगा कि आपके इन्वेस्टमेंट डिटेल्स क्या है और आपकी टर्नओवर डिटेल्स क्या है, क्योंकि उसके बिना तो MSME की रजिस्ट्रेशन होने नहीं वाली। तो ऑफकोर्स वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट, फिफ्थ पॉइंट पे आपको इन्वेस्टमेंट्स और टर्नओवर डिटेल्स देनी पड़ेंगी, और आपकी डिक्लेरेशन भी उसके साथ जाएगी कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी करेक्ट है और आप इसमें अच्छे से जानते हो, ये सब चीज़ें आप समझते हो। और फिर आपको उद्यम साइट जो है उसके अंदर आपको OTP आएगा, जो भी आपका वैलिडेशन होगा उसके थ्रू आपको OTP भरना है, और OTP भरने के बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपको कर देना है सबमिट फॉर्म। अब फॉर्म सबमिट होने के बाद ऑटोमेटिकली आपको क्या जनरेट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, जो कि ईमेल के थ्रू आपको आएगा। एंड देयर आफ्टर एंटरप्रेन्योर्स क्या है वो आपको देखने को मिल जाएंगे MSME के रजिस्ट्रेशन के ऊपर। यानी अगर मैं जाता हूँ, मैं ये सब चीज़ें प्रोसेस करता हूँ और मुझे सारी जो उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो मेरी कंप्लीट है, वैलिडेट हो जाती है, तो देयर आफ्टर मैं भी MSME की रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक एंटरप्रेन्योर के नाम से जाना चाहूँगा, और आप उसमें मुझे कभी भी सर्च कर सकते हो, राइट।
ये हो गया आपका एमएसएमई। अब इसके कुछ बेनिफिट्स रहे हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है इसमें, गवर्नमेंट टेंडर्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स इसमें तो है ही, दैट इज़ टैक्स बेनिफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इसमें ज़्यादा देखी जाती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स और टर्नओवर के बेसिस पे इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसका मेन काम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे भी काम होता है, मतलब फोकस होता है, राइट। तो ये आपके कुछ कंसेप्ट्स हैं जो एमएसएमई के बेसिक्स के ऊपर आते हैं, एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आने की संभावना है कल। नेक्स्ट आता है एमएसएमई को सीड बेड क्यों कहा जाता है। इसमें आपने इसके बेनिफिट्स को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना है, नथिंग एल्स। जिसमें मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि इसमें नया वेंचर शुरू किया जाता है। ऑफकोर्स एमएसएमई जो है वो एक छोटे दायरे से, अगर मैं कहूँ, प्रोसेस होती है जिसको कंप्लीट करने के बाद हम अपना एक नया बिजनेस, एक नया इन्वायरमेंट बना देते हैं जिसमें हम अपने बिज़नेस को शुरू करने की बात कर रहे हैं सबसे पहले। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि जो एमएसएमई है उसमें लो एंट्री बैरियर्स होते हैं जिसके अंदर हमें बहुत आसानी होती है। अब आपको मैंने बताया सिर्फ 5 स्टेप्स हैं रजिस्ट्रेशन के, सिर्फ 5। अगर वो 5 स्टेप अच्छे से फुलफिल हो जाए तो क्या होगा, ऑफकोर्स आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, एंट्री बैरियर ज़्यादा रहेगा नहीं, और आप अपने स्टार्टिव आइडिया से इस चीज़ को अच्छे से आगे लेकर जा सकते हो। फिर आता है लर्निंग ग्राउंड फॉर एंटरप्रेन्योर्स। ऑफकोर्स जो एमएसएमई है उसकी वजह से आप देखोगे कि काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स मैंने अभी बताया आपको कि जो प्रोसेस है उसके ज़रिए अगर मैं बाद में चेक करने की कोशिश करूँ कि एमएसएमई पे कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, या उसमें से कोई एक सर्च करने की कोशिश करूँ, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स के बारे में और उनके डिटेल्स के बारे में। तो एक लर्निंग ग्राउंड यहाँ पे स्टार्ट होता है किसके अकॉर्डिंगली, एंटरप्रेन्योर्स के अकॉर्डिंगली, कि वो एमएसएमई के ज़रिए सबसे पहले अपना पहला स्टेप लेकर इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं, चाहे वो अपना आइडिया लेकर आ रहे हैं, चाहे वो अपना प्लान लेकर आ रहे हैं, कुछ भी लेकर आ रहे हैं, एक एमएसएमई के जरिए वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो एक सीड बेड वर्ड है वो इनोवेशन से ज़्यादा लिंक करता है। यानी अगर मैं बात करूँ जो एमएसएमई है उसमें मेन फोकस रहता है कि हमारा मेन फोकस इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे रहेगा, और हम जितने भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस हैं उनको लेकर अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इस वजह से एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस जो है वो सीड बेड माना जाता है एमएसएमई के जरिए। नेक्स्ट आता है एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम। एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो एमएसएमई हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी काफ़ी रोल लेकर आता है। तो जब हम इकोनॉमी के अंदर आते हैं तो ऑफकोर्स जो हमारा बिजनेस एमएसएमई में सेटअप हुआ है वो इकोनॉमी के अंदर भी सेटअप हुआ है, और इकोनॉमी में अगर हमने सपोर्ट करना शुरू किया और कोलैबोरेशंस हमारी इंक्रीज़ हुई और हमारा नॉलेज एक्सचेंज बढ़ा, हमारी मार्केट ट्रेंडिंग हुई है, तो ऑफकोर्स हमने इकोनॉमी के अंदर अपना बेटर रोल दिया है। और जब हम इकोनॉमी के अंदर अपना एक नाम ले आएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप में एक सीड बैक देखने को मिलेगा, यानी हमारी इंक्रीमेंट्स और हमारी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इस वजह से एमएसएमई एक बेस माना जाता है किसका, सीड बैक माना जाता है किसका, एंटरप्रेन्योरशिप का। मैंने बेसिक्स पॉइंट बता दिए हैं। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट भी इसके जरिए आप एक सीड बैक का एग्जांपल दे सकते हो। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ 7th पॉइंट भी आ जाता है। 6-7 पॉइंट्स इसके थे, एक 7 पॉइंट रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। मेनली 6 पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। उससे क्या होगा, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या कवर करना है। तो मैंने आपको लास्ट मोमेंट पे जितने पॉइंट्स आपके अंदर ज़्यादा कवर हो जाने चाहिए ना, उस तरीके से आपको ये मैराथन बना के दिया है, क्योंकि सारे पॉइंट्स तो आपको फिर भी याद नहीं रहेंगे, लेकिन एक शॉर्ट वे में अगर कोई चीज़ याद रह जाती है तो उसका बेसिक्स आपको जल्दी कवर हो जाएगा। स्टार्टअप क्या होता है सर? स्टार्टअप मतलब एक नया इस्टेब्लिश बिजनेस शुरू करना जिसमें अपने इनोवेटिव मॉडल, इनोवेटिव बिजनेस आइडिया से, इनोवेटिव प्रोडक्ट से, इनोवेटिव सर्विसेज से, या फिर कह लो जिसका मेन मकसद होता है कि हमने जल्दी से ग्रो करना है और इस वजह से हम उस बिजनेस को स्टार्टअप में कवर कर लेते हैं। यानी इन शॉर्ट वो बिजनेस जो एक नया इस्टेब्लिश अभी हुआ है और अपने नए आइडियाज़ को लेकर आया है, ठीक है। और इसके अंदर मेनली स्टेप्स क्या हो सकते हैं, हम सबसे पहले आइडिया लेकर आते हैं, आइडिया जनरेट करते हैं, फिर हम उस आइडिया की मार्केट रिसर्च करते हैं। मार्केट रिसर्च के बाद हमारा स्टेप आता है कि हम बिजनेस प्लानिंग की ओर जोर देते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारा विजन मिशन क्या होगा, हमारी टारगेट मार्केट क्या होगी, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या होंगे। देयर आफ्टर हम अपने एरिया यानी लीगल स्ट्रक्चर की ओर पहचान करेंगे कि हमारा जो एरिया है यानी हम किस फील्ड में जा रहे हैं, हम अपना जो बिजनेस है वो कैसा शुरू करेंगे, सोल प्रोप्राइटर शुरू करेंगे, एलएलसी यानी लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन शुरू करेंगे, या क्या करेंगे। तो उस एरिया में हमारा कुछ लीगल स्ट्रक्चर होता है, उस लीगल स्ट्रक्चर को भी हमें मानना पड़ेगा, उसकी भी हमें सबसे पहले हमें उसको भी सबसे पहले देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है फंडिंग। अब इसकी फंडिंग कहाँ से होगी ये देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक इन्वेस्टर्स ही नहीं मिलेंगे अपने बिजनेस के अंदर हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये आपको पता है।
एंड द लास्ट वन इज प्रोडक्ट एंड सर्विस डेवलपमेंट। जब भी हम ये चीज़ कर लेंगे यानी फंडिंग हमारे पास आ जाएगी तो हम अपने प्रोडक्ट को बनाने की आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और प्रोडक्ट को एक अच्छे वे में कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के साथ आगे डेवलप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक कस्टमर बेस नहीं बनेगा हम अपने बिजनेस को स्टार्टअप में आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो स्टार्टअप बिजनेस को आगे बढ़ाना या स्टार्टअप करवाना ही सबसे ज़रूरी इफेक्ट कहाँ पे डालता है, प्रोडक्ट को अच्छे से डेवलप करना और उसका कस्टमर बेस बनाना। चलो इसके बाद दो चीज़ें और हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। वो क्या है, दैट इज़ मार्केट एंड ब्रांडिंग। जब प्रोडक्ट अगर डेवलप हो चुका है तो कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कई बार मार्केटिंग करनी पड़ जाती है, और कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जब हम मार्केटिंग मटेरियल्स का टूल यूज़ करते हैं तो वो चीज़ अच्छे से हमें ध्यान रखनी है कि उसकी कॉस्ट हमें कम पड़ रही हो, तभी स्टार्टअप अच्छा माना जाता है। लास्ट आता है टीम बिल्डिंग। अब टीम बिल्डिंग और लॉन्च, इसमें मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट्स एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स में कवर हो सकते हैं कि जब हम मार्केटिंग कर लेते हैं, या फिर कह लो कि मार्केटिंग तो जस्ट एक प्रोडक्ट को डेवलप करने का एरिया हो गया, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक टीम बिल्ड करके चलनी है जो आपके साथ स्टार्टअप में आपको आगे बढ़ाने के साथ आपकी मदद करे। यानी आपके प्रोडक्ट को आपने डेवलप तो कर लिया, वो बात अलग है, आपने अपना काम शुरू कर लिया, लेकिन आपको एक लेवल तक पहुँचने के लिए ना अकेले काम नहीं होता आपसे, तो अकेले नहीं हो पाएगा काम, तो आपको एक बिल्डिंग करनी पड़ेगी अपनी टीम के साथ, और टीम बिल्डिंग अच्छे से हो जानी चाहिए, जिसके बाद आपको लग रहा है कि अगर आपका बिजनेस अच्छा चलेगा तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम अपने स्टार्टअप को अच्छे से चला रहे हैं, हम उसको लॉन्च करेंगे। यानी कुल मिला के हम सारी चीज़ों को जब हम टेस्ट कर लेते हैं कि टीम बिल्ड हो चुकी है, प्रोडक्ट डेवलप हो चुका है, कस्टमर का बेस बन चुका है, ऑटोमेटिकली हम उन चीज़ों को लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। स्टार्टअप की ज़रूरत क्यों पड़ती है? स्टार्टअप की ज़रूरत विजन मिशन को पहचानने के लिए, टैलेंट एंड स्किल्स को पहचानने के लिए, कैपिटल कितनी ज़रूरी है उसको देखने के लिए, मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए, अडेप्टेबिलिटी यानी इन्वायरमेंट को अच्छे से अडेप्ट करने के लिए। तो बहुत सिंपल सी थी, ठीक है ना। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी एमएसएमई में बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों सर? तो डिजिटल प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिजिटल आजकल जो चीज़ें नहीं है तो ऑफकोर्स मुश्किल है यार। देखो आप भी घर बैठे सारे प्रोडक्ट खरीदते हो, ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आजकल डिजिटल प्रेजेंस चल रही है, तो इसीलिए स्मॉल सेक्टर में एमएसएमई में भी डिजिटली होना बहुत ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि उनकी ग्रोथ तब तक नहीं हो सकती जब तक वो अपने आप को डिजिटल नहीं करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे। क्योंकि जब तक वो सोशल मीडिया के साथ आजकल काम नहीं चलाएंगे तब तक कस्टमर का बेस उनके साथ नहीं अटैच हो पाएगा, चाहे वो जितना मर्जी ऑन फील्ड कंज्यूमर के साथ डिपेंडेबल हो जाए। आपको आज के टाइम में डिजिटल होना बहुत ज़रूरी है। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब होता है एक तरीके से डेटा स्टोरेज की कैपेबिलिटी। तो सारा डेटा आज के टाइम में एक टाइम आप मान सकते हो कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो स्मॉल स्केल बिजनेस में भी आपको देखने को मिलेगा काफ़ी डेटा स्टोरेज जो है वो फैसिलिटीज़ काफ़ी कम हो रही है। यानी आज के टाइम में ना डेटा आप देखोगे आपके पास क्लाउड्स के बेस में ज़्यादा आ रहा है, जिसमें ज़्यादा देर तक वो स्टोर भी रहेगा। लेकिन ये महंगी फैसिलिटी ज़रूर है, लेकिन कहने को ये कहा जाता है कि आज के टाइम में क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ना वो आपके डेटा को स्टोर अच्छे से रखता है, आपके इन्वायरमेंट को कोलैबोरेट करने की कोशिश करता है, आपके स्केल को बढ़ाता है, जिस वजह से अगर आप एमएसएमई में इस चीज़ को ले आओगे तो आपके बिजनेस में कोलैबोरेशन और स्केलेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, आपके बिजनेस की ग्रोथ में कुछ इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है ई कॉमर्स इंटीग्रेशन। ई कॉमर्स का तो मैं पहले बता चुका हूँ, ऑनलाइन सेलिंग करना। तो अगर आप अपनी मार्केट को रीच कर डिजिटली सीमलेस ट्रांजैक्शंस के साथ डील करोगे तो ऑफकोर्स आपका जो स्मॉल स्केल है, मतलब आपका जो एमएसएमई है वो लार्ज स्केल में बदलने की कोशिश में रहेगा। नेक्स्ट आता है डाटा एनालिटिक्स। डाटा आज के टाइम में बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है, स्पेशल कस्टमर डाटा की सेफ्टी। तो डाटा एनालिटिक्स जैसी चीज़ें उस चीज़ को ज़्यादा सेफ रखती हैं, उन चीज़ को ज़्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ करती हैं और उनको एक्स्ट्रा वे में उसका मिस यूज़ करने नहीं देती। तो ऑफकोर्स अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे एमएसएमई में तो आप इस चीज़ का भी बेनिफिट ले सकते हो। एंड द लास्ट वन इज ऑटोमेशन एंड एआई। ये सब चीज़ें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि एआई आज के टाइम में हर चीज़ में एफिशिएंसी को बढ़ा सकती है, क्योंकि जो लाइव बिजनेस है वो इस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनका कोई भी काम जो है वो 1 घंटे के बजाय आधे घंटे में कवर हो रहा है। तो स्मॉल स्केल इस चीज़ को मतलब एमएसएमई इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पा रही, तो एमएसएमई में इन चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। और जब तक आप एमएसएमई में इन चीज़ों को बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ने की कोशिश होगी, प्रोडक्शन भी उसमें इंक्रीज होगी, और जब तक ये चीज़ें हो जाएंगी उससे क्या होगा, इकोनॉमी में काफ़ी इंक्रीज देखने को मिलेगा और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगी, यानी उसकी डेवलपमेंट देखने को ज़्यादा मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए
अब आपको बताते हैं कि टैक्स बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं एमएसएमई के अंदर। टैक्स बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो टैक्स रेट कम लगता है। आप प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन यानी आपको बुक्स वगैरह बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रिजम्प्टिव बेसिस पे अपनी इनकम दिखाकर टैक्स दे सकते हो अगर आप चाहो तो। वैसे नेक्स्ट आता है डिडक्शंस आपको स्टार्टअप के ए बेस पे मिल सकती हैं। कुछ ऐसे डिडक्शन जो स्पेशली आपको दी गई हैं कि आप 3 असेसमेंट ईयर तक, मतलब आपको डिडक्शन है कि आप मतलब पहले 3, मतलब ऐसे कुछ डिडक्शंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको अकेली एमएसएमई में पहले 3 असेसमेंट ईयर तक मिल सकती है। मतलब 10 में से पहले 3, किसी भी 3 में आप कोई भी डिडक्शन ले पाओगे, ये इसमें कहा गया है। नेक्स्ट उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट अलाउंस। इन्वेस्टमेंट अलाउंस की अगर मैं बात करूं तो आपने जब टैक्सेशन पढ़ा था तो एमएसएमई में आपको नए प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलने के चांसेस रहते हैं, जिस वजह से आपको डिडक्शन मिल जाती है और डिडक्शन मिलने से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, जिसके ऊपर टैक्स ज़्यादा नहीं लगता। देयर आफ्टर आता है CLCSS, जिसका मतलब है क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी। ऑफ कोर्स जब एमएसएमई की बात होती है तो इसमें सब्सिडीज चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी, यानी सब्सिडी जैसी चीज़ें जब आपके पास आती हैं तो ज़्यादा सब्सिडी मतलब टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। ठीक है। जीएसटी कंप्लाइंस इसके ऊपर अभी ज़्यादा नहीं लग रहा है क्योंकि एनुअल थ्रेशोल्ड लिमिट इसके अंदर ज़्यादा कवर नहीं होती, जिस वजह से जीएसटी की कंप्लाइंस इसमें कम होती है, कभी कभार ही होती है। नेक्स्ट इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि आप 8 साल तक अपने लॉस को अगर है तो कैरी फॉरवर्ड जब मर्जी कर सकते हो। ये बाकी बिजनेस का भी बेनिफिट है, पर एमएसएमई में भी होने का इसका सबसे बड़ा बेनिफिट माना जाता है, क्योंकि अगर आप स्पेकुलेटिव हो तो फिर तो 4 साल है, तो इस वजह से इसको बेनिफिट माना गया है टैक्स बेनिफिट के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए जो आप एक शॉर्ट वे में लिख कर आ सकते हो। वैसे एक कई बार ना एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट भी लगती है, जिसकी डिडक्शन बाकी बिजनेस को JJA के अंदर बहुत कम मिलती है, पर एमएसएमई को उसके अंदर ज़रूर मिलती ही मिलती है, तो इस वजह से ये भी एक टैक्स बेनिफिट इसमें कवर हो जाता है। JJA के अंदर एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट जब एडिशनल लगती है ना, तो उसके अंदर भी इसको डिडक्शन मिलती है। दैट्स इट। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि ई कॉमर्स का रोल एमएसएमई में क्या है। अब ई कॉमर्स की बात आ जाती है। सर ई कॉमर्स हमने जो इंपॉर्टेंट आज के टाइम में पढ़ा, उसका एमएसएमई यानी शॉर्ट बिजनेस में होना क्यों ज़रूरी है? मार्केट असेस की वजह से। ज़्यादा मार्केट असेस हो जाएगा ना पहले नंबर पे, यानी हमारा मार्केट रीच बढ़ने की हम मार्केट रीच को बढ़ा सकते हैं। वही बात आ गई, मार्केट के साथ तो इंटरेक्ट कर ही सकते हैं हर लेवल पे। सिमिलरली हमारे बिजनेस को ग्लोबली भी पहुंचा सकते हैं अगर हम ई कॉमर्स ले आते हैं एमएसएमई के अंदर। नेक्स्ट आता है रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट का मतलब होता है जो आजकल पेपर वर्क चल रहा है, जो आप हैंडमेड काम कर रहे हो, या फिर जो आपका ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो बहुत महंगा और कॉस्टली माना जाता है। इस वजह से जब आप एक ही लेवल पे सारा काम करना शुरू करोगे, आपकी स्टोरेज की कैपेसिटी आपको ज़्यादा नहीं यूज़ करनी पड़ेगी। आपका जो मतलब आपको जो बुक्स वगैरह है वो ज़्यादा अपनी मैनुअली बेसिस पे नहीं रखनी पड़ेगी। एक स्टोरेज आपको नहीं चाहिए होगी, यानी एक रूम वगैरह नहीं आपको चाहिए होगा, अगर हो सकता है आपने रेंट पे लिया हो। कुल मिला के जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती है ना, उसके ऊपर ट्रेडिशनली ज़्यादा खर्चा लगता था, ई कॉमर्स में इतना खर्चा नहीं लगता। ये भी एक बेनिफिट है। नेक्स्ट आता है विजिबिलिटी। ऑफकोर्स ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी फ्रॉड होने के चांसेस, चलो फ्रॉडर करने वाले कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के ये है कि एक ट्रांसपेरेंसी और विजिबिलिटी ज़्यादा होती है कि कब कौन सी ट्रांजैक्शन की गई, कितने बजे और क्या हुआ इसके अंदर, कितनी कौन सी ट्रांजैक्शंस की गई, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आता है कस्टमर की एंगेजमेंट। हो सकता है आपने एक जगह शॉप खोली है, आपको इतना बेनिफिट ना हो, लेकिन एमएसएमई को जब हम ई कॉमर्स के साथ लिंक करेंगे तो उससे कस्टमर बेस ज़्यादा बढ़ सकता है और एमएसएमई में भी ग्रोथ हो सकती है। डाइवर्सिफिकेशन। एमएसएमई की डाइवर्सिफिकेशन का मतलब आप समझ ही सकते हो कि ट्रेडिशनल से मॉडर्न हो जाना। अपने बिजनेस में प्रोडक्ट को भी इंक्रीज कर सकते हैं वो ई कॉमर्स की वजह से, मार्केट रीच की वजह से वो अपने बिजनेस को और ज़्यादा इंक्रीज करके, अगर मैं कहूँ डाइवर्स कर सकते हैं, अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन मतलब इकोनॉमी के अंदर काफ़ी रोल और मतलब इकोनॉमी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंस लेकर आना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आप ई कॉमर्स अगर यूज़ करते हो तो एमएसएमई में इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। अब मैं आपको ये कह देता हूँ कि लास्ट आपका जो क्वेश्चन है ग्रोथ स्ट्रेटेजी, वो बहुत इजी मैंने इस क्वेश्चन में कवर किया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। और मैं जो मेन लास्ट आपको बताने वाला हूँ वो एक ही चीज़ है जो 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्ग्लोमेरेट और कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। जब आप किसी मतलब आज के टाइम में जिस प्रोडक्ट में मैं डील कर रहा हूँ, अगर मैं अपने बिजनेस को किसी ऐसे प्रोडक्ट के साथ डाइवर्सिफाई कर लूँ जो मेरे आज के प्रोडक्ट से डिफरेंट है, अनरिलेटेड है, तो वो कॉन्ग्लोमेरेट है।
कॉन्ग्लोमरेट का मतलब ये होता है कि जो आज आप काम कर रहे हो, अगर आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करके किसी और बिजनेस के साथ अटैच करते हो, यानी उसके साथ आप जॉइंट करते हो अपने आप को, लेकिन वो एक ऐसा बिजनेस है जो आपके करंट प्रोडक्ट से बिल्कुल ही अलग है, तो वो बिजनेस माना जाता है, वो डाइवर्सिफिकेशन मानी जाती है कॉन्ग्लोमरेट। और कंसेंट्रिक का मतलब होता है जब आपका जो बिजनेस एग्जिस्टिंग चल रहा है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बेसिस पे आप नए बिजनेस में रिलेट कर रहे हो, यानी जो भी आपने डाइवर्सिफिकेशन करी है और जिस बिजनेस से भी करी है, उसका भी वही प्रोडक्ट है जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट चल रहा था, यानी रिलेटेड बिजनेस में आप गए हो, अब रिलेटेड बिजनेस से डाइवर्सिफाई किया है, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रेटिक डाइवर्सिफिकेशन। दैट्स इट, ये मीनिंग मैंने बताना था, डिफरेंस हो जाएगा अपने आप, अच्छे से देख सकते हो। एग्जांपल आपके सामने है, टेक्नोलॉजी कंपनी ने फूड के साथ, इंडस्ट्री के साथ आपका डाइवर्सिफिकेशन किया, कुछ भी रिलेशन नहीं है। और कंसेंट्रेटिंग मतलब एक स्मार्टफोन ने स्मार्ट वॉचेस वाले बिजनेस के साथ रिलेट किया, आप समझ सकते हो, दिस इज अ रिलेटेड बिजनेस। दैट्स इट। तो बस कोशिश करी मैंने 50 मिनट में सारा एंटरप्रेन्योरशिप हो जाए। 2x की स्पीड वाले बच्चे तो भाई इसको मेरे ख्याल से बिना 30 मिनट से भी पहले कंप्लीट कर लेंगे, 25 मिनट्स के अंदर हो सकता है बड़े आराम से। कोशिश मेरी रही थी कि मैं आपको जल्दी से जल्दी और अच्छे से करवा दूं। आई होप बहुत से बच्चे जो भी इसको देखेंगे बेनिफिटेड हो जाएंगे और लास्ट मोमेंट पे इसको अच्छे से कर लेंगे। एक टॉपिक है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का, उसको प्लीज़ कर लेना। क्वेश्चन इस बार काफ़ी प्रेफरेंस है उस चीज़ के आने की, बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ उसको कर लेना। और मेरी कोशिश है कि मैंने जितना करवाया आपको इम्पॉर्टेंट, वो उसमें से भी काफ़ी आपको मिल जाएगा और आप अच्छे से पास हो जाओगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपके लिए इतनी मेहनत करी है, सपोर्ट अपना बनाई रखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।